भारत में ईरान वॉर का असर सिर्फ ऑयल प्राइसेस या एलपीजी तक सीमित नहीं है। कहानी शायद उससे कहीं बड़ी है। पहले चर्चा इस बात की थी कि इस जंग से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फिर बात फ्यूल सप्लाई और एलपीजी तक पहुंची। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असर अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है और इस तरह से खेती और किसान भी जंग की जद में आ रहे हैं। ये बेशक आपको सीधे तौर पर ना दिखाई दे, लेकिन ये मुश्किल बेहद बड़ी है, क्योंकि जिस सप्लाई चेन पर भारत की खेती टिकी है उसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के उसी रास्ते से होकर आता है जहां आज तनाव बना हुआ है। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का भारत के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट से क्या कनेक्शन है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरी कहानी में इतना अहम क्यों है? और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है और इसका असर एनर्जी मार्केट से आगे बढ़कर फर्टिलाइजर सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी तक पहुंच रहा है। भारत जैसे देश के लिए चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि करीब 147 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक इस पर निर्भर करती है। अगर ये सप्लाई चेन टूटती है तो असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर किसानों की लागत, फसल के उत्पादन और खाने की कीमतों तक पहुंच सकता है। इस पूरे संकट के बीच एक जगह बार बार चर्चा में आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है। मिडिल ईस्ट के कई देश ऑयल, गैस और कई जरूरी कमोडिटीज इसी रास्ते से होकर दुनिया तक पहुंचाते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से इस रूट पर टेंशन लगातार बढ़ रही है। शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और कई शिपमेंट्स डिले हो रही है। साथ ही इंश्योरेंस की कीमत भी बढ़ रही है। अब तक ज्यादातर चर्चा ऑयल सप्लाई को लेकर रही है। भारत में भी आशंका जताई गई है कि अगर सिचुएशन और खराब होती है तो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि देश में 33 करोड़ से ज्यादा घर कुकिंग के लिए एलपीजी पर डिपेंडेंट है और लाखों रेस्टोरेंट और ईटरीज भी इसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश के पास फिलहाल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स मौजूद है और जरूरत पड़ने पर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाकर सप्लाई बैलेंस की जा सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अभी हेडलाइंस में कम दिखाई दे रहा है, और वो है फर्टिलाइजर सप्लाई चेन। आंकड़े बताते हैं कि ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन की वजह से इंडिया की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन लगभग 20 से 25% तक वल्नरेबल हो सकती है। इसकी वजह ये है कि भारत फर्टिलाइजर्स के लिए काफी हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर है। अनुमान के मुताबिक इंडिया के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स का लगभग 63% गल्फ कंट्रीज से आता है, जिसमें यूरिया और अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर शामिल हैं। वही डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट के करीब 32% इंपोर्ट्स भी इसी रीजन से आते हैं। अगर पोटैश की बात करें तो लगभग 42% इंपोर्ट्स अकेले सऊदी अरेबिया से आता है। हालांकि इस पूरी सप्लाई चेन में ईरान का डायरेक्ट रोल बहुत बड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए 2024 में इंडिया ने यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर से करीब $231 मिलियन का यूरिया खरीदा था, जबकि ईरान से फर्टिलाइजर इंपोर्ट सिर्फ $2.5 मिलियन के आसपास थे। यानी समस्या ये नहीं है कि भारत सीधे ईरान से फर्टिलाइजर्स खरीदता है, बल्कि ये है कि गल्फ कंट्रीज से खरीदे गए फर्टिलाइजर्स भी शिपिंग के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही भारत तक आते हैं। अगर इस रूट पर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। हालांकि 2023 के आंकड़े देखें तो इंडिया के यूरिया इंपोर्ट्स में करीब 21% की गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इसके बावजूद कुल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल लगभग $18 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच सकता है। इसमें यूरिया का हिस्सा करीब 61% तक हो सकता है, क्योंकि भारत में यूरिया की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये तो थी आयात यानी इंपोर्ट की बात, लेकिन युद्ध की वजह से इसका असर भारत के फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन पर भी देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कई यूरिया प्लांट्स को प्रोडक्शन कम करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस यानी एलएनजी सबसे जरूरी रॉ मटेरियल होता है। ईरान वॉर के बाद मिडिल ईस्ट से आने वाली एलएनजी सप्लाई में भी कुछ डिसरप्शन देखने को मिला है। फिलहाल फर्टिलाइजर सेक्टर को अपनी जरूरत की लगभग 70% गैस सप्लाई ही मिल पा रही है। अगर लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो भारत को ग्लोबल मार्केट से और ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना पड़ सकता है। इस जंग का असर सिर्फ फर्टिलाइजर सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर भी दिखाई देने लगा है। ईरान भारत के लिए बासमती राइस के सबसे बड़े बाजारों में से एक है
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत के कुल बासमती राइस एक्सपोर्ट्स का लगभग 25% ईरान को जाता है, जबकि करीब 20% एक्सपोर्ट इराक को होते हैं। यानी इन दो देशों में ही भारत हर साल 20 लाख टन से ज़्यादा बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है, जिसकी कुल कीमत $2 बिलियन से ज़्यादा है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक पिछले 2 महीनों में ईरानियन बायर्स ने भारत में बड़ी मात्रा में बासमती राइस के ऑर्डर्स दिए थे, जिसकी वजह से भारत के लोकल मार्केट में बासमती राइस की कीमत लगभग 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ, इंडिया से ईरान जाने वाला बासमती राइस एक्सपोर्ट लगभग रुक गया है। भारत से ईरान के लिए भेजा गया राइस का एक शिपमेंट इस समय रास्ते में है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को ये भी नहीं पता कि मौजूदा हालात में ईरानियन इंपोर्टर्स उस शिपमेंट की डिलीवरी ले पाएंगे या नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर इराक को होने वाले राइस एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अनसर्टेनिटी लंबे समय तक बनी रहती है तो सेंट्रल एशिया के मार्केट्स भी इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स प्रभावित कर सकते हैं। चावल तो एक चीज़ है, चाय भी जंग के असर से अछूती नहीं है। 2024 से 25 के बीच भारत ने ईरान को लगभग 7 बिलियन रुपए की चाय एक्सपोर्ट की थी। इस पूरी स्थिति को और मुश्किल बनाता है भारत का एग्रीकल्चर कैलेंडर। देश में खेती 2 बड़े सीजन्स पर चलती है, खरीफ और रबी। खरीफ फसलों की बुआई आमतौर पर जून और जुलाई में शुरू होती है। अगर इसी समय फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कम हो जाए या वॉर की वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाए तो इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। और अगर प्रोडक्शन प्रभावित होता है तो आगे चलकर खाने की कीमतें और फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। प्रॉब्लम अब सिर्फ इंपोर्ट्स तक सीमित नहीं है, अब इसका असर इंडिया की डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर भी दिखाई देने लगा है। यूरिया प्रोडक्शन के लिए नेचुरल गैस यानी LNG सबसे ज़रूरी रॉ मटेरियल होता है। ईरान वॉर के बाद मिडिल ईस्ट से आने वाली LNG सप्लाई में डिसरप्शन देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कई यूरिया प्लांट्स को प्रोडक्शन कम करना पड़ा और कुछ यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को फिलहाल अपनी ज़रूरत का लगभग 70% गैस सप्लाई ही मिल रहा है। अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक जारी रही तो भारत को ग्लोबल मार्केट से और ज़्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करने वाली कई बिजनेसेस अब शिपमेंट डिलेज को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। इंडिया के ज्वेलरी सेक्टर पर इसका असर दिखाई देने लगा है। UAE से आने वाले रफ डायमंड्स के इंपोर्ट्स और वहां भेजे जाने वाले ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये असर वॉर से पहले ही शुरू हो चुका था। पिछले महीने अमेरिका ने उन देशों पर 25% ज़्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। इसके साथ ही ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू लगभग 50% गिर गई, जिससे वहां के लोगों की परचेजिंग पावर पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। इंडिया, रशिया और चाइना जैसे देशों से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स बढ़ा सकता है। हालांकि चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही पिछले कुछ सालों में इंडिया ने गल्फ सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट किया था। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तौर पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी की जा रही है। इंडिया ने फर्टिलाइजर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट लगभग 38 मिलियन टन रखा था और प्लान ये भी था कि 2025 तक यूरिया इंपोर्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी चैलेंज नेचुरल गैस सप्लाई का है, क्योंकि इंडिया के मेन गैस सप्लायर्स भी कतर, UAE और ओमान हैं। ईरान वॉर के बाद इन देशों से गैस सप्लाई में भी कट्स की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड को लगभग 30% तक सप्लाई कट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। ईरान वॉर अब एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है जिसका असर ऑयल मार्केट से लेकर फर्टिलाइजर सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी तक पहुंच सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में फर्टिलाइजर सिक्योर है और अवेलेबिलिटी पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एनालिस्ट्स का मानना है अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार प्रीमियम प्राइस देकर भी फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर सकती है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या युद्ध की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर भी कोई असर पड़ा है? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश, दुनिया और आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।